गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, और ये है आपका लेक्चर 3.6। और आज का जो टॉपिक हमारा वो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था आपका रेजिस्टिविटी के लिए, और वो फॉर्मूला था आपका रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इस फॉर्मूले में एम क्या है आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज करते हैं तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे विल रिमेन कांस्टेंट। द ओनली टू फैक्टर विच विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इज एन एंड टाउ, वेयर एन इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम आपका मेटल्स की। देखिएगा मेटल्स में क्या होगा, तो जो आपके मेटल्स हैं, देखिए मेटल्स में क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीज, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स देखिएगा, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है दैट विल डिक्रीज। तो ध्यान दीजिए, इन द केस ऑफ मेटल्स जैसे ही आप क्या करते हैं टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं, तो जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज। बट एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो ये है आपका, इन द केस ऑफ मेटल्स द डिक्रीमेंट इन टाउ इज डोमिनेंट। तो इस वजह से आपका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द डिनोमिनेटर बिकम डिक्रीज, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द डिनोमिनेटर बिकम डिक्रीजेस। एज ए रिजल्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो फाइनली रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपका, रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स आपका इन द केस ऑफ मेटल्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका फॉर्मूला ड्राइव करने की। देखिएगा अभी जो कंक्लूजन ये निकला है वो कंक्लूजन ये है आपका कि अगर आप अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए सो लेट सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है, उसकी इनिशियल जो रेजिस्टिविटी थी वो कितनी थी आपका ρ1, और उस समय टेम्परेचर कितना था आपका T1। आपने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया T2, तो जिससे रेजिस्टिविटी कितनी हो गई आपका ρ2। तो रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना था डेल्टा ρ, और क्रॉसपोंडिंग जो आपने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया वो कितना था डेल्टा T। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये आप जानते हैं कि जो आपका डेल्टा ρ है यानी इंक्रीमेंट इन रेजिस्टिविटी है, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और यू कैन से दैट द चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टिविटी। सो डेल्टा ρ को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ1। जो सेकंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है दैट इज द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा ρ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आएगा आपका डेल्टा ρ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ρ1 डेल्टा T। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा ρ इज इक्वल टू अल्फा ρ1 डेल्टा T, वेयर अल्फा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं आप अल्फा को, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा रो को आप क्या लिख सकते हो, रो 2 माइनस रो 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, रो अल्फा रो 1 डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1। रो 1 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से रो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा रो 1 प्लस अल्फा रो 1 T2 माइनस T1। तो यहाँ से अगर आप रो 1 कॉमन ले लें तो रो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रो 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी। अगर आप ये माने कि जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो कितना था 0, और इस इनिशियल टेम्परेचर पे जो आपका रेजिस्टिविटी रो 1 है उसको आप क्या मान लें, रो नॉट। फाइनल टेम्परेचर T2 लेट सपोज कितना है T, और इस पे जो रेजिस्टिविटी रो 2 है लेट सपोज कितनी है रो। ये वैल्यू अगर आप ऊपर इक्वेशन में रखते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया फॉर कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी। देखिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L अपॉन ए। तो यहाँ से देखिएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर आप ये यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसे अगर आप रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में रखें, देखिए आपने कहा क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर हम आप इसका यूज करें तो रेजिस्टिविटी के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था दैट विल बी चेंज इनटू R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। So this will be your one formula for calculating the resistance or variation in resistance with respect to temperature। अगर आप देखें उसी के आगे जो सेकेंड फॉर्मूला था आपका रेजिस्टिविटी का, अगर आप उसमें ये लॉजिक अप्लाई करते हैं सो दैट विल बी योर R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो डियर स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देम फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक था आपका, अभी तक हम बात कर रहे थे मेटल की, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सो द नेक्स्ट वन इज द सेमीकंडक्टर। तो अगर आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर की तो देखिए फॉर्मूला फिर से वही है आपका, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। आपको पता है इस फॉर्मूले में आपका M और E टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ N और टाउ में। तो देखिएगा एज टेम्परेचर इंक्रीज, तो जो आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, और जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ दैट विल डिक्रीज। बट ध्यान से सुनिएगा, इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर द इंक्रीमेंट इन N विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। तो इस वजह से क्या होगा, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द डिनोमिनेटर विल ऑल्सो इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। तो जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रेजिस्टिविटी रो दैट विल बी डिक्रीज। तो ये ध्यान दीजिएगा, मेटल में क्या था आपका, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। सेमीकंडक्टर में क्या है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और रेजिस्टिविटी आपका डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका, वो था आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तो देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में एज टेम्परेचर इंक्रीज आपका रेजिस्टिविटी रो विल डिक्रीज। ऐसा क्यों, देखिएगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो
जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आपका जो आयन आयन इंटरेक्शन है वो क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, और उसके साथ ही विस्कोसिटी विल आल्सो रिड्यूस। इस वजह से आपका आयंस का फ्लो ईजिली हो पाएगा, और इसी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइट में जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर देखिए अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर की, तो इन द केस ऑफ मेटल क्या हुआ, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया रजिस्टिविटी डिक्रीज हुई। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और रजिस्टिविटी डिक्रीज हुई। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो इस का लास्ट टॉपिक है आपका वो है सुपर कंडक्टिविटी। अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है इसे समझिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट और इस का लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का वो है आपका सुपर कंडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट में हम पढ़ रहे थे आपका सुपर कंडक्टिविटी, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए सुपर कंडक्टिविटी क्या है, सुपर कंडक्टर क्या है, इसे समझिएगा। 1911 में आपका एक प्रोफेसर थे कैमरिन ओन्स, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में वो आपका टीचिंग कर रहे थे। उन्होंने फाइंड आउट किया कि एट वेरी लो टेम्परेचर 4.2 केल्विन पे जो आपका मरकरी है, द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी जो है आपका वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा सुपर कंडक्टिविटी को अगर हम बात करें, व्हाट इज द सुपर कंडक्टिविटी। सो कुछ इस तरह से इन 1911 आपका प्रोफेसर कैमरिन ओन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लो टेम्परेचर पे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एट वेरी लो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली एट 4.2 केल्विन पे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, सो कैमरिन ओन वाज अ साइंटिस्ट, ही फाउंड दैट एट 4.2 केल्विन जो रेजिस्टेंस है आपका मरकरी का वो सडनली आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को यहाँ पे कहा गया है आपका सुपर कंडक्टिविटी। सो आप सुपर कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सो यू कैन से दैट द फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, द फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सम मेटल below a particular temperature is known as the superconductivity, and the material which have these phenomena are known as a superconductor। तो अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझे तो आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे जिनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। इस तरह के फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और वो मटेरियल जो ये फिनोमिना शो करते हैं उनको आप क्या कहते हो, सुपर कंडक्टर। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे ये फिनोमिना अकर होता है इसको आप कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं TC से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मरकरी के लिए जो TC है वो कितना है, 4.2 केल्विन। तो मरकरी का अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है तो वो है आपका 4.2 केल्विन। तो ये थे आपका सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बिलो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, below that critical temperature there are some material which have 0 resistance, so this phenomena is known as the super conductivity। और वो मटेरियल जो इस फिनोमिना को शो करते हैं उनको आप क्या कहते हो, सुपर कंडक्टर। ठीक है, देखिएगा तो ये था आपका सुपर कंडक्टिविटी एंड सुपर कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, सुपर कंडक्टर से ही रिलेटेड एक और फिनोमिना है जिसको आप कहते हैं मेजनर इफेक्ट। अभी मेजनर इफेक्ट क्या है इसे समझिएगा। सो नेक्स्ट है आपका मेजनर इफेक्ट। तो देखिएगा मेजनर इफेक्ट क्या है। देखिए लेट्स सपोज यू हैव अ मटेरियल, यू हैव अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बट द टेम्परेचर ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल T इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। सो अभी ये जो मटेरियल है आपका ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है, आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को रिड्यूस करके कहाँ पे ले आएंगे, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देंगे, तो आप देखोगे
कि जो आपका मटेरियल है यहाँ पे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल से पास हो रही थी, नाउ इट विल एक्सपेल द ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड बिहेव एज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले इसके अंदर से होते हुए जा रही थी, जैसे ही ये आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आएगा, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बाहर से होते हुए जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है आपका बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, जब भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो इट विल बिहेव एज अ परफेक्ट मैग्नेट, सॉरी एज अ परफेक्ट डाई मैग्नेट, एज अ परफेक्ट डाई मैग्नेट। तो इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, मेजनर इफेक्ट। सो मेजनर इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेनिंग ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हेन योर material is below the critical temperature or when your material is in superconducting state is known as the Meissner effect. At this situation your superconducting material behave as a perfect diamagnet. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक से जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपका इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। R इज इक्वल टू R0 1 प्लस alpha t. So this is going to be one of the most important formula for solving numerical relating to this particular topic. तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपका, देखिएगा। तो जो न्यूमेरिकल है आपका वो कुछ इस तरह से है। ये कह रहा है आपसे at what temperature would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 centigrade? और इसी का जो सेकेंड पोर्शन है, does this temperature hold for all copper conductor regardless of the shape and size? देखिएगा आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो टेम्परेचर बताइए जिस पे आपका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस था उसका ट्वाइस है। मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है, R0, लेट सपोज। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। जो R की वैल्यू दी गई है ये कितनी है आपका, देखिए जो रेजिस्टेंस है आपका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस था उसका ट्वाइस है। ये वैल्यू जैसे ही आप इस इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका 2R0 इज इक्वल टू R 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा टी कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2R0 माइनस R0। तो सिंपली कितना हो गया आपका R0। अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा टी है ये कितना हो जाएगा आपका R0 माइनस 1 अब अगर आप और देखें तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R0 माइनस 1 अपॉन अल्फा। तो देखिएगा इसे स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे आप। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक की है। एक्चुअली ये R0 इधर मल्टीप्लाई में नहीं, एक्चुअली ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सो इसे दोबारा से करते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा आपका 2R0 अपॉन R0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। सो अल्फ़ा टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1। तो यहाँ से टी आ जाएगा आपका 1 अपॉन अल्फ़ा एंड दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिएगा एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इसी में।
यह है आपका अ प्लेटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यह कह रहा है आपका कि एक प्लेटिनम आपका वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो व्हेन योर टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो रेजिस्टेंस आर टी दिया है या सिंपली आर दे रखा है आपको, वो कितना है 10 ओम है। और जब आपका एंड 20 ओम एट 273 सेंटीग्रेड, और जब आपका टी कितना है 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस आपको दिया है आर टी, वो कितना आपका 20 ओम। तो देखिए आप जानते हो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, पहले अगर आप इन इनपुट्स को रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। लेट सपोज ये कितना आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में देखिएगा ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 273। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा आपका 273 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 10। जब आप सॉल्व करेंगे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 10 से 20 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 273। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस, देखिएगा 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 273 अल्फ़ा। 1 इधर भेज दीजिए, 20 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 273 अल्फ़ा माइनस 20 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो ये आ जाएगा आपका 253 अल्फ़ा। ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा आ जाएगा आपका 1/253। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।